जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग पीजीटी के इंपॉर्टेंट जो यूनिट 1 है लीनियर अलजेब्रा उसका चर्चा कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि बहुत सारे इक्वेशन अगर एक सिस्टम में, एक सेट में, यानी 1 2 3 बहुत सारे वेरिएबल्स, लीनियर नाम से स्पष्ट है, लीनियर का मतलब फर्स्ट डिग्री के इक्वेशंस रहेंगे और सिस्टम बहुत सारे इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो ये आप 10th में 12th में भी पढ़ के आ रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से, तो यहाँ भी हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा m वेरिएबल्स होगा, m इक्वेशंस होंगे, तो हम किस प्रकार से रैंक के मदद से, रैंक का कंसेप्ट यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे, किसका सॉल्यूशन हो सकता है, किस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, किस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। आज के क्लास में हम इसी का चर्चा करेंगे। रैंक का कंसेप्ट अगर आपको दिक्कत है, आज अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जा करके रैंक के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बातें को आपको पूरी तरह से दिमाग में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछले पीजीटी के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आया है, चाहे वो 2010 हो, चाहे 2012 हो, चाहे अदर जो स्टेट के पीजीटी के एग्जाम होते हैं वहां भी यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे नेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज, इसका रोल है आपका बेसिस और डायमेंशन में। तो चलिए शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो अगर हम बात करें, लेट अस कंसीडर m equations and n variables, then a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus dot 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 a1n xn बराबर b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 plus dot 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 a2n xn is equals to b2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 plus dot 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 a3n xn is equals to b3। इसी तरह से m इक्वेशंस हमने बात किया ना, वैसे लीनियर मतलब देख रहे हैं सारे वेरिएबल्स जो हमने लिया है x1 x2 x3 xn, सारे वेरिएबल्स का जो पावर है वो 1 है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन सिस्टम। इसलिए क्या हलाया, क्योंकि ये सारी इक्वेशन एक साथ है ना, am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस डॉट 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 amn xn इज इक्वल्स टू bn। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि m इक्वेशन और n वेरिएबल्स लेंगे, तो यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, यानी दिस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल्स टू b, इसमें कर देते हैं। अब यहाँ आप बोलेंगे सर वेयर a क्या है, तो ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना। तो आप देखेंगे कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या आएगा, a11 फिर a12, ऐसा ही a1n फिर a21 a22 a2n है ना, वैसे ही am1 am2 डॉट डॉट amn, मतलब m बाय n मैट्रिक्स आएगा, है ना। जैसे अगर आप अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दो इक्वेशन है ना, कितने, दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तो मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2/3 का। अगर आपके पास तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, तो किस ऑर्डर का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, 3/3। तो ये हो गया। उसके बाद x क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, और x क्या हो गया, तो आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स मतलब x1 x2 xn है ना, n बाय 1 ऑर्डर का। और b भी हमारा क्या है, कॉलम ही मैट्रिक्स है, ये सारे जीरो भी हो सकते हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो पार्ट में है, कितने पार्ट में, दो पार्ट। एक होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस के केस में क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट टर्म, जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे कांस्टेंट टर्म क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर ऑल कांस्टेंट्स मानिए ऑल bi's आर जीरो, देन दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजेनियस। अगर इसमें सारा जीरो ना हो, कहने का मतलब एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, देन सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। तो हम लोग होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के दोनों सॉल्यूशन करने के मेथड को देखेंगे कि क्या कंसेप्ट होगा, कब हम
होमोजेनियस में कब हम सॉल्यूशन बोलेंगे और कब उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो आगे हम लोग चलेंगे होमोजेनियस का, फिर नॉन होमोजेनियस, बारी बारी बात करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए क्या है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट आप लोगों ने देखा है कि Ax इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है। क्या है, नल मैट्रिक्स। ए क्या है, हम बगल में लिख दे रहे हैं, ए जो मैट्रिक्स होगा आपका वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को m बाय n ऑर्डर का, जहां m क्या है, आपने देखा कि m नंबर ऑफ इक्वेशंस हमने लिया है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिया है। तो अगर सिस्टम होमोजेनियस है तो इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब इसका एक तो सॉल्यूशन होना है और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जीरो। क्योंकि आप देखिए कोई भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखिए, अगर राइट साइड जीरो है तो x बराबर 0, y बराबर 0, ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, बोथ इक्वेशंस को। तो सारे लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। इसीलिए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। आपको याद रखना है, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज। अब देखिए दो बातें, अब ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो इसमें कंसिस्टेंट में दो बात आता है, या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा या तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। दो तरह का सॉल्यूशन होता है, इसलिए यहाँ दोनों तरह का। जब सॉल्यूशन यूनिक हो तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है ट्राइवियल। क्या बोला जाता है, ट्राइवियल सॉल्यूशन, क्योंकि वो हमेशा होना है। तो वही अगर आ गया उसको बोलते हैं ट्राइवियल, मतलब हमेशा होगा। और नॉन ट्राइवियल मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशन भी निकलेंगे। तो कब हम बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ, अब सॉल्व करने का मेथड पे नहीं जाएंगे, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रैंक। तो सपोज करिए कि इसका रैंक हम यही लिख दे रहे हैं, है ना। सपोज करिए कि इसका रैंक आपका आर आ गया। क्या आ गया, आर, इसका रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। अब यहाँ बातें होंगी केस वाइज। क्या होगा, केस वाइज बात करेंगे। सबसे पहला केस में कि अगर ये जो रैंक है, इस केस में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक तो बात मान ले रहे हैं, तीन तरह के केसेस लेंगे। तीन तरह का केस में यानी एक बार नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल हो। दूसरा बात हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। तीसरा बात करेंगे कि नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से कम हो। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो। तीन तरह का बात करेंगे। तो देखिए जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल हो, साथ ही साथ अगर आपका जो रैंक आया, आर जो आया, इसी के बराबर, मतलब किसके बराबर, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। रैंक किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब आप कंफर्म बोलिएगा सर कि ये तभी पॉसिबल है, n और m बराबर है तो दोनों इक्वल आ गया। किसके, n के, r जो है n के बराबर आ गया। 100% आप बोलिएगा ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट जीरो। तो ये दो तरह की बात यूज किया जाता है कि अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट नॉन जीरो तभी ना रैंक r आएगा, n आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा, ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो देखिए दो बात आ गई, आप डिटरमिनेंट निकालिएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, अगर वो स्क्वायर है तब, और आप डिटरमिनेंट निकाले ये नॉन जीरो आ गया तो आप बोल दीजिएगा सिस्टम जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो क्या है, होमोजेनियस है, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है। तो r बराबर n, यस या नो, तो r बराबर n पे। दूसरी बात, अगर r जो रैंक आया, अब देखिए यहां ध्यान देंगे आप लोग कि सर अगर m और n, m नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या n से कम, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम, तो जो कम है तो रैंक जो r आया है ये 100% m के इक्वल बराबर होगा, यस या नो, क्योंकि n जो है m से छोटा है। तो ये जो रैंक है वो या तो m के बराबर आया होगा या तो इक्वल। अभी हमने क्या किया था, रैंक आप आईटेप पे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। ये हम लोग लिखे थे कि जो रैंक होता है मैट्रिक्स का, इन दोनों का यानी कि नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या जो है इसमें से जो मिनिमम है उससे कम या बराबर होता है, तो ये होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या n, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज कि रैंक ऑफ a जो है सर r जो है, या यहीं से बोल दीजिए दिस इंप्लाइज कंफर्म है कि रैंक जो है वो n से कम होगा, r जो है n से कम होगा। अब जैसे n से कम हो गया ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, किसे क्या हो जाएगा इन दिस केस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और आप देख पा रहे हैं कि अगर रैंक n से कम आ गया तो आप कह सकते हैं सर 100% इसका डिटरमिनेंट जीरो आ। तो ये जो डिटरमिनेंट का कंसेप्ट है वो 12th लेवल का, ये रैंक का जो कंसेप्ट है
वो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का, वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये केस आ गया n इज लेस देन m, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से कम है। तो यहाँ रैंक तो 100% जो रैंक है आपका जो r है वो n के इक्वल या बराबर आएगा, यस या नो। अब यहाँ दो केस हो गया सर, दो केस क्या हो गया कि अगर r n के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर रैंक r जो है वो आपका n से कम हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये जो टेबल है इस टेबल को आप क्लियर कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। होमोजेनियस का कंसेप्ट क्लियर, आप हर क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपका काम सिर्फ क्या है, मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक निकालिए, इक्वल फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए। जो ही रैंक आएगा आप डिसीजन ले लीजिए। नहीं अगर रैंक आ गया आपका कोई दिक्कत, अगर रैंक आ गया नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल यूनिक सॉल्यूशन, अगर रैंक आ गया सपोज करिए नंबर ऑफ वेरिएबल से कम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों तो बात ही, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको परेशानी है तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और हम नेक्स्ट वीडियो आप तक जितना जल्दी हो सके आप तक लाएंगे। तो आगे अब हम शुरू करते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि उसमें क्या होगा, क्योंकि होमोजेनियस थोड़ा सा इसका ज्यादातर यूज लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के कंसेप्ट में होता है। अब नॉन होमोजेनियस का यूज भी है, इसीलिए नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर। तो देखिए क्या शुरू किए, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा, तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ax = b, यानी ax = b, जहां b नल मैट्रिक्स नहीं होगा, मतलब सारे जो एंट्रीज होंगे, जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो सारा जीरो नहीं होगा, कम से कम एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये बात हम करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए दो तरह की बात होती है। नॉन होमोजेनियस में कंसिस्टेंट भी होता है और नहीं भी होता है। तो कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, दो तरह की बात करना पड़ता है। एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए हम इसको सी बोल दे रहे हैं। तो वो मैट्रिक्स होता क्या है कि जो ये मैट्रिक्स ए है ना, और ये कॉलम मैट्रिक्स को बढ़ा दिया जाता है और बढ़ाने के बाद इसका रैंक निकाला जाता है ना, किसका, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का और ए का। तो यहाँ दो तरह की बात होती है। पहला बात ये होता है कि अगर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, यहाँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, देखिए m/n ऑर्डर का है, ये क्लियर कर लीजिए पुनः, है ना, मतलब हमने m क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन, m क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो अगर ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है और ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है, अगर ये इक्वल नहीं आया, क्या इक्वल नहीं आया, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, है ना, तो क्या हो जाएगा, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट दैट इज कहने का मतलब नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज हैव नो सॉल्यूशन, है ना, इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत यूज होता है ये जो टॉपिक है हमारा नॉन होमोजेनियस का यूज जो है क्वेश्चंस में बहुत बार पीजीटी के एग्जाम में आया है, यहाँ से क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ देखिए अब ये बात, अब जब इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी रैंक ऑफ ए और ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का अगर रैंक इक्वल हो गया, है ना, सपोज करिए आर, क्या मान लिया हमने, आर, अगर ये इक्वल हो गया तो इस केस में कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट, यही लिखते इधर, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होता है ना, सिस्टम कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। अब जब सॉल्यूशन निकलेगा ना तो दो तरह का सॉल्यूशन होता है, ये बात हम लोग होमोजेनियस में देख रहे थे, या तो वो सॉल्यूशन यूनिक होगा या तो वो सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यूनिक कब होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां से केस वाइज कर लेते हैं। पहला केस ये हम बात करेंगे कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हो। दूसरा केस हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। तीसरा बात करेंगे कि नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा हो, जिस तरह से होमोजेनियस में चर्चा किए थे। अब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या बराबर हो, साथ ही साथ रैंक भी बराबर हो जाए, मतलब r बराबर n हो गया,
तो फिर वही बात आप बोलिएगा सर कि आर जब एन हो जाता है ना, आर एन हो गया, रैंक एन हो गया, मतलब कि आप 100% कह रहे हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस ए का जो डिटरमिनेंट है 100% है, नॉन जीरो। तो खैर इस केस में आप सिंपली कह सकते हैं दूसरा बात कि ये नॉन जीरो आना है, तभी तो यहां से इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब तो समझ ही रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का जो मान आएगा वो सिंगल सिंगल आएगा, x1 y1 z1 है ना, या फिर x1 x2 x3 xn जितना वेरिएबल्स रहेगा सबका मान सिंगल सिंगल आएगा। अब देखिए सर दूसरी बात, m क्या है, लेस देन n, फिर वही बात हम बोलेंगे कि रैंक जो r है सर वो 100% आपको अगर बात किया जाए तो ये जो m से है वो क्या होगा, छोटा या बराबर, यस या नो, क्योंकि n के, क्योंकि हमने ये बात किया था ना अभी कि मिनिमम m और n का जो मिनिमम वैल्यू है उससे बराबर या उससे छोटा होता है। अब n से तो कंफर्म छोटा है ना, दिस इंप्लाइज r जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से तो कम है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोल देंगे, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर यहां से आ जाते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा m, तो यहां से फिर r क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू n है ना, मिनिमम एक्चुअली ये क्या है, n इज लेस देन m बोलिए ना, तो जो छोटा है तो रैंक जो आया वो लेस देन इक्वल्स टू n आया, तो फिर से यहाँ दो केस बन जाएगा कि अगर आपका r इक्वल है n का तो यूनिक सॉल्यूशन, और फिर अगर r लेस देन n है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखें, कंक्लूजन क्या देखें कि सर होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, अगर आपका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर उससे कम है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में दो तरह, ऐसे तो सॉल्यूशन बहुत हो गया ना, तो उसमें से कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, एक बात नोट कर लीजिए, है ना, यहां आप नोट कर लीजिए कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब आप बोलिएगा सर ये बात कहां से आ रहा है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा है, क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, वो बात को आप समझे हैं। अब हम लोग वही धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का प्रॉब्लम करना बाकी है, आगे वर्क करना बाकी है, अब यहाँ के बाद हम लोग वही मूव करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, तो n माइनस आर, कितने होंगे, n माइनस आर, जहां n क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल और r क्या है रैंक है। तो जब n और r इक्वल है सर तो उस केस में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जीरो, है ना, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की संख्या जीरो, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x अलग y अलग z अलग, तो डिपेंडेंट की बात है, तो वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये बात कोई दिक्कत। तो हम लोग देख लिए होमोजीनियस भी देख लिए, नॉन होमोजीनियस भी देख लिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोग करेंगे, और एक अलग से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, कम से कम उसमें हम प्रॉब्लम लेकर के आएंगे 10 या 12 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम जहां तक के एनालिसिस किए हैं हमने देखा कि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो हर कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम का एक नया सेशन लेकर के आएंगे हम। लेकिन आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है और ये नॉन होमोजेनियस, आप पहचान पा रहे हैं क्योंकि राइट साइड जो कांस्टेंट है सारा जीरो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए और बी, है ना। तो आप लिख लीजिए, कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स लिखना है। तो फर्स्ट में x1 नहीं है मतलब 0, x2 कितना है 1, x3 कितना है -1 और कांस्टेंट दे दीजिए। फिर x1 कितना -1, x2 कितना नहीं है मतलब 0, उसके बाद x3 कितना है 2 और यहाँ -2। फिर लास्ट वाला में देखिए आप, x1 कितना है 1, x2 -2 और फिर x3 नहीं है मतलब 0 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3। ये आ गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसी का रैंक निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट जो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और रैंक निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो। तो इसको क्या करिए, कॉलम 2 और 1 को इंटरचेंज कर दीजिए, क्या मिल जाएगा 1 0 -2 और फिर 0 -1 1 -1 2 0
दिस इज 1 माइनस 2 3। अब उसके बाद यहाँ तो 0 है, यहाँ करना है ना, तो अगर R3 को ऐड कर दिया जाए R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, कितना से 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप देखिए 1 0 माइनस 1 1, फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं, सेकेंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है ना, थर्ड में क्या होने वाला है, 2 से गुना करके ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से 2 से गुना करके यानी -2 आ जाएगा आपका, है ना, ऐड करना है ना, तो दिस इज -2 प्लस 0 -2, अब यहाँ से 2 से 5 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म में फर्स्ट का जो रो है उसके सारे 0 हो गए नीचे वाले, इस सेकेंड रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है इसके नीचे, तो यहाँ तो इसको क्या किया जाए, ऐड कर दें, तो सिंपली क्या करते हैं, R3 को R3 प्लस R2 सेकेंड रो से जोड़ देते हैं, क्या मिल जाएगा, तो आप देखिए 1 0 माइनस 1 1, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, सेकेंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं, थर्ड रो में चेंजेस आएगा, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस माइनस 1, ऐड कर रहे हैं 0 हो गया, -2 2 से ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं नहीं कि ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स जो आपका था, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स जो आपका AB था, इसका रैंक आ गया कितना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, इसमें भी है ना, तो दिस इज 3 इसका रैंक, और A का रैंक कितना आया, A मैट्रिक्स ये था, क्या है ये ना है, तो इसका रैंक आ गया, इसमें नॉन जीरो रो गिनिए 1 2, क्योंकि थर्ड वाला जो रो है वो पूरा 0 है, तो रैंक कितना 2, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि रैंक ऑफ ए जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल नहीं आया, मतलब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा 0, है ना, 0 सॉल्यूशन मत समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, तो एक भी नहीं को क्या बोलेगा 0 आंसर नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है PGT 2004 के आसपास पूछा हुआ, जो भी स्टेट का होगा, है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, कहता है इज इनकंसिस्टेंट, देन k का क्या वैल्यू होगा, मतलब सिस्टम क्या है, हैज नो सॉल्यूशन, है ना, इनकंसिस्टेंट है, तो k के किस मान पे इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, और उसके बाद इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखे, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो देखिए क्या आ गया, 1 ये आ गया, ठीक है। अब हम इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए 1 के नीचे जो है 0 मिल गया, अब यहाँ हमको नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, तो क्यों ना हम क्या करें कि अगर रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दें, तो क्या आ जाएगा 1 2 -3 2, और 0 2 के प्लस 1, दिस इज 1 2, और फिर आपका आ जाएगा 0 0 के प्लस 3, एंड दिस इज 3। अब देखिए सर, सिस्टम क्या बोला, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो 1 2 3, ये जो होना क्या चाहिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो AB आया, यानी C जो हम बोल रहे हैं, इसका जो रैंक है वो A के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसके जगह पे 0 आ जाए। अगर यहाँ आपका 0 आ जाएगा तो इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आ जाएगा 3, और इस A का रैंक आ जाएगा 2, है ना। इसका मतलब यहाँ आपका क्या आ जाना चाहिए 0, तो इसका मतलब k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू, अगर आप -3 लेते हैं तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ अगर आप -3 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -6 प्लस 1 यानी -5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, है ना। तो बाद बाकी ऑप्शंस डिस्कार्ड हो गए। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहता है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होगा, इसमें था इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट कब होगा, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा ही प्रॉब्लम बनाना है, मतलब उसमें क्या करना है, यहाँ जैसे जो भी रैंक आएगा इक्वल रैंक वहां समझना है, तो आप यूज करके क्या करिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए और कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए, है ना। अगर नहीं आपका सॉल्यूशन होगा तो हम इसका जो सेशन लेने वाले हैं प्रॉब्लम्स का, क्योंकि यहाँ से बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, तो अलग से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे एक वीडियो हम लोग उसमें 10 10 या 12 क्वेश्चंस का एक सेक्शन लेंगे, उसमें हम उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छा लगा है अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।